हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा सिंह एंड वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन कोचिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ अबाउट सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इससे कहा जाता है, और हिंदी में से कहते हैं कोशिका झिल्ली अथवा प्लाज्मा झिल्ली। तो इससे पहले हम लोगों ने जो पहली वीडियो आई थी, सबसे पहली वीडियो आई थी क्लास 9 साइंस की, तो उसमें हमने समझा था कि सेल क्या होता है, इसकी खोज कब हुई थी, सेल डिस्कवरी के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में हमने समझा था। अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अलग अलग व्यू दिए थे अबाउट सेल। तो आज की इस वीडियो में मुझे आप लोगों को पढ़ाना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो उस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम पहले समझ लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कोशिका होती है उसी से संपूर्ण जीव का निर्माण होता है, उसी से बनते हैं सभी जीव। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर तो सबसे पहली जो यूनिट होती है वो सेल की होती है और उसी से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है, यानी कि संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। कोशिका की संख्या के आधार पर दो तरह के जीव होते हैं, एक होते हैं एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। डिफरेंट के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं दोनों में डिफरेंट क्या होता है, और उसी के थ्रू हमें समझ में आ जाएगा कि एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं और बहुकोशिकीय जीव किसे कहा जाता है। तो एक होता है एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव, और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव इंग्लिश में इसे कहते हैं यूनिसेलुलर और इसे कहा जाता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत ही बेसिक डिफरेंट है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर, जब हम लोग संख्या के आधार पर विभाजन करते हैं जीवों में कि जीव कितने तरह के हो सकते हैं, तो दो तरह के जीव होते हैं, एक होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म उसे कहा जाता है जिसका पूरा शरीर जो है वो सिर्फ एक ही कोशिका से बना होता है, ठीक है। तो एक ही कोशिका से बना होता है, इसका मतलब है कि वहां पर सेलुलर लेवल पाया जा रहा है, सेलुलर लेवल पाया जा रहा है, यानी कि कोशिकीय स्तर। वे जीव जिनका निर्माण कोशिकीय स्तर पर हो रहा है, ठीक। तो याद करो, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि जो सेल होता है वो स्वयं में, यानी जो कोशिका होती है वो स्वयं में पूर्ण होती है। यानी कि कोशिका को जरूरत नहीं है कि वो ऑर्गेनिज्म बनाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी जीव तब पूरी तरीके से कंप्लीट होता है जब उसमें सेल जो है मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो ज़रूरत नहीं है कि एक संपूर्ण जीव बनने के लिए हमें उसके सारे लेवल से गुजरना पड़े, ठीक है। तो अगर किसी में सेलुलर लेवल पाया जा रहा है तो वो भी एक जीव है। क्यों? क्योंकि अगर सिर्फ किसी एक जीव में, सिर्फ किसी एक जीव का शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना है तो उसके अंदर भी सारी जैव प्रक्रम जो है, सभी लाइफ प्रोसेसेस जो हैं वो होंगी। क्यों? क्योंकि जो कोशिका होती है वो स्वयं में पूर्ण होती है। तो इसके अंदर जो भी ऑर्गन्स होंगे, इसके राइबोसोम, न्यूक्लियस वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो सभी क्या करेंगे, जो जैव प्रक्रम होते हैं उन्हें संपादित करेंगे। यानी तो जब सारे ही जैव प्रक्रम सिर्फ एक एक कोशिका द्वारा संपादित किए जाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि जो जीव है उसमें सेलुलर लेवल पाया जा रहा है, यानी कि उसका जो निर्माण है वो सिर्फ एक कोशिका से बना है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन के तरह अगर हम इसे लिखें कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ठीक है, जीवाणु हो गए, तो उन सभी में जो है वो सेलुलर लेवल पाया जाता है, ठीक है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जब या फिर जिस जीव में सभी जैव प्रक्रम से यहाँ पर तात्पर्य है कि जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, जैसे कि पाचन, श्वसन, ठीक है, जनन, ये सारी ही क्रियाएं जो है वो जैव प्रक्रम कहलाती है ना। तो हमारे अंदर जितनी भी केमिकल और रिएक्शंस हो रही हैं वो सभी जैव प्रक्रम है ना। तो जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस जिस जीव में सभी जैव प्रक्रम एक कोशिका द्वारा संपन्न की जाती हैं,
तो उसी को कहा जाता है एक कोशिकीय जीव। और इसका एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, इसके अलावा जीवाणु और आदि। ठीक है, तो इन सभी का शरीर जो है वो सिर्फ कोशिका से बना रहता है, तो इसीलिए इन्हें एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं, जिसका शरीर सिर्फ एक कोशिका से बना होता है। ठीक है, तो क्योंकि संख्या के आधार पर, ठीक है, कि सेल का नंबर कितना है उसकी बेसिस पर हम डिफरेंट देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म कितने तरह के हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको कहा जाता है, जैसे कि एनिमल हो गए, हम हो गए, प्लांट्स में भी। ठीक है, तो ये सभी क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पर देखो, ब्रेन में कुछ अलग सेल्स बन रहे हैं तो वो कुछ अलग काम करेंगे। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में श्रम का विभाजन होता है। यहाँ क्या होता है, श्रम का विभाजन, श्रम का विभाजन होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा कोशिकाएं होंगी इसमें मल्टी सेलुलर में। मल्टी का मतलब है, यहाँ पर यूनि का मतलब होता है वन और मल्टी का मतलब होता है एक से ज्यादा। तो जब बॉडी एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी तो उसे हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यानी कि जैसे हम ह्यूमंस हो गए तो हमारे अंदर कई तरह के ऑर्गन्स बनते हैं, तो उन सभी ऑर्गन्स को अलग अलग सेल जो है वो टिश्यू बन करके अलग अलग ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, अलग अलग अंगों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर श्रम का विभाजन हो जाता है। यानी कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें जैसे कि हमारा पाचन तंत्र के लिए अलग कोशिकाओं का निर्माण होगा, श्वसन तंत्र के लिए अलग कोशिकाओं का निर्माण होगा, उत्सर्जन के लिए अलग तरह की कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग जो फंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनमें अलग अलग सेल्स मिलकर के वो काम को कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि श्रम का विभाजन होता है। श्रम का विभाजन यानी कि जैसे कि हमारी जैसे न्यूरॉन सेल है तो वो हमारे पाचन तंत्र में इन्वॉल्व नहीं होगी कि वो हमारे पाचन तंत्र में एंजाइम्स बनाए, ये सब चीज़ें करने लगे, तो उसका जो काम है न्यूरॉन का वो करेगी। तो इस तरह से श्रम का विभाजन होता है। ठीक है, कि जहाँ पर जिस सेल का जो काम होता है वो सिर्फ वही कर सकती है, काम पर वो इन्वॉल्व नहीं होगी, उसमें वो दखल अंदाजी नहीं करेगी। ठीक है, तो श्रम का विभाजन होता है, एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं, तो एक से ज़्यादा सेल जब मिल करके अलग अलग कार्य को कंप्लीट करती हैं, अलग अलग कामों को करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि वो जो जीव है जिसमें एक से ज़्यादा कोशिकाएं पाई जा रही हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि वो कैसा है, वो बहुकोशिकीय जीव है। जैसे कि हम हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो इनमें क्या होता है, अलग अलग कोशिकाएँ जो हैं, कई तरह की कोशिकाएँ जो हैं, कई सारी कोशिकाएँ जो हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में कोशिकाएं हमारे अंदर पाई जा रही हैं और वो उनकी जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है, उनकी विभाजन हो रहा है ना, डिवीज़न के थ्रू उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, और जहाँ पर जो काम है उनकी वो उस काम को कर रही हैं अलग अलग कोशिकाएं मिल करके। तो जब अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कामों को करती हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं कि वो मल्टी ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो इसे भी डेफिनेशन के तरह हम लिख देते हैं कि इसमें क्या होगा, बहुकोशिकीय जीव में इसमें हम लिखेंगे जिस जीव में विभिन्न कोशिकाएं मिल करके विभिन्न कार्यों को संपन्न करती हैं, तो उसे ही कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि बहुकोशिकीय जीव। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, मनुष्य, जानवर। सबसे पहले तो प्योरिटी हम किसको देते हैं, प्लांट्स को देते हैं ना, तो पेड़ पौधे है ना, तो पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, आदि नहीं, बस इतना ही हो। ठीक है, बस हम ही 3 चीज़ें हैं ऐसी एग्जाम्पल, यानी कि इनमें जो है मल्टी सेल्स होते हैं। तो ये डिफरेंस है 2 चीज़ों में। ठीक है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव किसको कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में अंतर। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें कोई डाउट ना रहे।
एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव का मतलब है कि एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है कि एक कोशिकीय, यानी कि एक कोशिकीय जीव नाम से ही समझो जिसमें सिर्फ एक कोशिका हो, और ऐसे जीव, ठीक है, ऐसे जीव जिसमें सिर्फ एक कोशिका हो तो उसे हम सिर्फ एक कोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। और उसमें जितनी भी जैव प्रक्रम हो रहे हैं, यानी कि श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ये सब कुछ क्या है, सिर्फ एक सेल के अंदर हो रहा है। तो उसके सेल के अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वही क्या कर रहे हैं, ये सारे जैव प्रोसेस को, ठीक है, ये सारे ही जैव प्रक्रम को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम होगा, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक कोशिकीय जीव में आती हैं। बहुकोशिकीय जीव उसको बोला जाता है कि जब एक से ज़्यादा सेल हो, जैसे लाखों की संख्या में हमारे अंदर सेल्स होती हैं और वो उन सभी का काम अलग अलग होता है, यानी कि उनमें श्रम का विभाजन होता है। तो पाचन तंत्र में कुछ अलग सेल्स काम करती हैं, ठीक है। हमारे सर्कुलेशन में, यानी कि हमारे परिसंचरण तंत्र में कुछ अलग कोशिकाएं होंगी। तो इस तरह से सभी जो भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं, उनमें अलग अलग सेल्स मिलकर के अलग अलग काम करती हैं और वो एक दूसरे के काम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हैं। जो जिस सेल का काम होगा वो सिर्फ वही करेगी, ठीक है। तो जिस ऑर्गेनिज्म में मल्टी सेल्स होते हैं, कई तरह के सेल्स होते हैं और वो सभी सेल्स अलग अलग तरह के काम करते हैं, तो हम उस जीव को कहते हैं कि वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या फिर हम उसको कहते हैं बहुकोशिक जीव, ठीक। तो ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि हम ह्यूमंस हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इसको नोट करो, फिर हम लोग समझते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब बात आती है कि सेल की माप या सेल का आकार, आकृति, साइज, ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं। तो हमने यहाँ पर ये चीज़ गौर करने वाली ये है कि यहाँ पर सेल जो है उसकी आकृति, उसका आकार, उसका साइज़ वगैरह, ये सभी उसके कार्य पर डिपेंड करती है। यानी कि उसका जो वर्क होगा उसके अकॉर्डिंगली वो अपने साइज़ को चेंज कर सकती है। कई सेल्स ऐसी होती हैं जो अपने आप को चेंज कर सकती हैं, अपना आकार बदल सकती हैं, जैसे कि अमीबा हो गया, क्योंकि उसमें जनन जो होता है, क्योंकि उसमें विभाजन के द्वारा, यानी कि वो अपने शरीर को ही विभाजित करके एक नए जीव का निर्माण करती हैं, ठीक। और कई जीव ऐसे होते हैं जिनमें सेल जो है अपना आकार नहीं बदल सकती, जैसे कि तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं जो होती हैं, जो न्यूरॉन होती है, हमारी ब्रेन सेल्स होती हैं, वो अपना आकार नहीं बदल सकती हैं। तो इस तरह से आकार, आकृति जो है उसके वर्क के अकॉर्डिंगली, यानी कि जो काम उनका होगा उसी के आधार पर ही उनका आकार, आकृति, साइज वगैरह ये सब डिपेंड करती है। देखो अलग अलग कोशिकाएँ हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ कोशिकाएं जो हैं लंबी हैं, कुछ कोशिकाएं बहुत छोटी हैं, कुछ गोल हैं। तो इस तरह से साइज़ जो है उनके वर्क पर डिपेंड करता है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप के हम लोग नहीं देख सकते, और कुछ कोशिकाएं जिन्हें हम बिना माइक्रोस्कोप के हम सदस्य देख सकते हैं। जैसे कि हम शुतुरमुर्ग के अंडे की बात करें तो उसे हम बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं, ठीक है, ईजिली देख सकते हैं। बट कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा माइक्रोन की होती हैं, तो बिना माइक्रोस्कोप के उसे नहीं देखा जा सकता। तो इस तरह से आकृति, आकार, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं उसके वर्क पर, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। कुछ लंबी होती हैं, कुछ शाखा युक्त होती हैं, तो इस तरह से। ओके, अब दूसरी चीज़ हमें पढ़ना है, जिस टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो अब हम लोग को समझना है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। कोशिका झिल्ली या फिर हम इसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। किसी भी सेल में तीन चीज़ें होती ही होती हैं, चाहे हम प्लांट सेल की बात करें, यानी कि चाहे हम पादप कोशिका की बात करें या फिर जंतु कोशिका की बात करते हैं। तो पहली चीज़ सेल मेम्ब्रेन, सबसे पहली चीज सेल मेम्ब्रेन, इसे हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। फर्स्ट, सेकंड है न्यूक्लियस, केंद्रक, एंड थर्ड वन साइटोप्लाज्म, या फिर इसे कहा जाता है कोशिका द्रव्य। और केंद्रक और साइटोप्लाज्म को मिला करके हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म, ठीक। हिंदी में भी प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म।
प्लाज्म अथवा जीव द्रव्य। ठीक, तो तीन चीजें होती ही होती है सेल के अंदर। पहली चीज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? सेल की सबसे आउटर मोस्ट लेयर ये हमारी होती है सेल मेम्ब्रेन। ये अंदर वाली जो है इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहर वाली, ये आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, आउटर मोस्ट लेयर है ये सबसे बाहर वाली भित्ति। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिन और फ्लेक्सिबल होती है। तो आउटर मोस्ट लेयर होती है, फ्लेक्सिबल होती है, बहुत ज़्यादा थिन होती है, और इसका सबसे ज़्यादा काम ये है कि ये बाहर के वातावरण को अंदर जो कोशिका के अंदर जितनी भी कोशिकांग हैं, कोशिका के अंग हैं, उन दोनों को ही क्या करती है, अलग करके रखती है। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर है कोशिका की। ठीक है, प्लांट्स में जब हम बात करते हैं तो इसकी बाहर एक कोशिका भित्ति भी आ जाती है, तो वो सिर्फ प्लांट्स में होती है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन को समझ में आया, सबसे बाहर वाली लेयर। ठीक है, अभी इसकी पॉइंट लिख देंगे, अभी समझो तो काम क्या क्या है इसके। पहले हम इसे रफ कर देते हैं, फिर अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहली चीज़ तो स्टॉप मार्क बना करके हम लोग यहाँ पर पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज़, सबसे बाहरी परत है ये, सबसे बाहरी परत। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है किसकी, सेल की। सेकंड है यहाँ पर, ये फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होगी, लचीली होती है। ठीक है, रिजिड नहीं होती बहुत ज़्यादा, तो बहुत रिजिड नहीं होगी, लचीली होगी। ठीक है, तो इस तरह मतलब तभी इसका शेप जो है ये एक तरह से प्रॉपर शेप भी प्रोवाइड करती है सेल को। ठीक है, तो लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होगी और पतली होती है, यानी कि थिन होगी। पतली सी लेयर होती है और फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है थिन होती है। अब फ्लेक्सिबल है तो ये प्रॉपर शेप देगी, प्रॉपर शेप देती है, निश्चित आकृति प्रदान करती है किसको, सेल को। इसके बाद इसे बोला जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि ये इसे हम क्या बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, या फिर इसे कहा जाता है सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब ये है, तो सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर जाने दे सकती है, किसी भी ऐसी चीज़ को जो उसे हार्म कर सकती है, जो उसे अंदर की कोशिकांग को नुकसान पहुंचा सकती है, कोशिका को मतलब उसका नुकसान कर सकती है, तो वो ऐसी चीज़ों को अंदर नहीं जाने दे सकती। ठीक है, और ईजिली कोशिका के अंग जो है वो भी बाहर नहीं जा सकते। तो एक तरह से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जो हमारी कोशिका झिल्ली है, वो अर्ध पारगम्य झिल्ली भी उसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो कुछ ही सिलेक्टिवली चीज़ों को ही अंदर जाने दे सकती है। ठीक है, जो उसकी फ़ायदे की है, और इसके अलावा जो फालतू की चीज़ें हैं उन्हें अंदर नहीं जाने दे सकती, उन्हें रोकती है। ठीक है, तो इसीलिए इसे सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं कि कुछ ही ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जो अंदर बाहर हो सकते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तीसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि ये बनी कैसे होती है, तो प्रोटीन, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड की। एंगल पकड़ने में, जैसे फ्लैजेला वगैरह को बना लेती है सेल मेम्ब्रेन, तो उसी से बनती है। क्योंकि तो वो क्या करती है, जैसे कि कोई फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है इन्वायरमेंट में और सेल को उसे खाना है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो अपना शेप थोड़ा अलग करती है, शेप थोड़ा वो चेंज करेगी और उस फूड पार्टिकल्स को इस तरह से अंदर ले लेगी, इसके पास जाएगी और इस तरह से फूड पार्टिकल्स को अंदर ले लेगी अपना शेप चेंज करके। ठीक है, तो शेप चेंज कर सकती है वो अकॉर्डिंगली जब उसे करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से इतने पॉइंट्स हो गए। और भी हम क्या लिख सकते हैं अबाउट सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है, 2 लेयर्स यहाँ पर प्रोटीन की होती है और 1 लेयर यहाँ पर लिपिड की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि लिविंग होती है, जीवित है। ठीक है, जीवित झिल्ली होती है, यानी कि लिविंग होगी। ठीक है, नॉन लिविंग नहीं होती, लिविंग होती है।
और एक शेप देगी उसको, ठीक है। शेप भी जो है वो सेल मेम्ब्रेन पर ही डिपेंड करता है। तो सेल का जो भी शेप होगा वो सेल मेम्ब्रेन पर, जिस तरह से सेल जो मेम्ब्रेन है वो अपना शेप चेंज भी कर सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझ में आया। सबसे बाहर वाली लेयर होती है जो कि एनवायरनमेंट को और अंदर के जो भी ऑर्गन्स होते हैं सेल के, उन दोनों को ही अलग अलग करती है, ठीक है। जो भी चीज़ें उसके फायदे की होंगी सेल की, वो बाहर से अंदर आने देगी, और इस तरह से हम जो सेल के अंदर पार्ट्स होते हैं उन्हें बाहर इतनी ईजिली वो जाने नहीं देती है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ना ही कोई भी फालतू की चीज़, फालतू का पार्टिकल जो उसे हार्म कर सकता है, उसे नुकसान पहुंचा सकता है सेल को, वो अंदर नहीं आ सकता। किसके थ्रू? अर्धपारगम्य झिल्ली या फिर चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, और बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, ठीक है। पतली सी झिल्ली होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी रहती है, और जो भी कण होगा, भोजन का कण, फूड पार्टिकल जो होता है, उसे पकड़ने में हेल्प करेगी जब उसे खाना पड़ेगा तो, ठीक है। और लिविंग होती है। तो ये सब चीज़ें हमने समझ ली हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसके बारे में। ये दो तरह से हो सकता है, एक हम समझेंगे विसरण अगली वीडियो में, और समझेंगे परासरण, ठीक है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में हम समझेंगे अगली वीडियो में, ठीक है, इन डिटेल। तो उम्मीद करती हूँ कि इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।